तो चलिए चर्चा करते हैं एक और टॉपिक की, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ, और वह है हैवी एलिमेंट्स पॉल्यूटेंट्स फाउंड इन एयर, यानी भार तत्व प्रदूषक जो वायु में पाए जाते हैं। भार तत्व प्रदूषक का तात्पर्य वायु में उपस्थित पार्कुलेट मैटर्स से होता है जो घातक समस्याएं उत्पन्न करती हैं। पार्कुलेट मैटर्स का मतलब होता है बहुत छोटे ठोस या तरल पदार्थ के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में जनरली हम इन्हें जरूर देखते हैं, मिलते हैं हमें। अब यथा आपने देखा होगा कि सूर्य की एक किरण, बीम ऑफ लाइट आ रही है कहीं से बीच से, तो आपको उसमें छोटे छोटे कण उड़ते इससे दिखाई देते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि छोटे छोटे कुछ रेसे, कुछ छोटे छोटे कण उसमें उड़ रहे हैं। तो ये जो कण उड़ रहे होते हैं ये छोटे छोटे पार्कुलेट मैटर के रूप में जाना जाता है। इन्हें हम पार्कुलेट मैटर के रूप में कह सकते हैं, यानी छोटे छोटे से कण एटमॉस्फेयर में विलीन हैं। ये कैसे पार्कुलेट मैटर्स निर्मित होते हैं? तो पार्कुलेट मैटर्स एटमॉस्फेयर नहीं, ब्रह्मांड में है। अगर हम एक विजन लार्ज करके देखें तो पृथ्वी के अगर हम बाहर चले जाएं, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जाकर विचरण करें, तो हम देखेंगे कि यूनिवर्स में असंख्य छोटे छोटे पत्थर टुकड़े, एस्ट्रॉयड, मीटियोर्स, ग्रह, ये सब कुछ ब्रह्मांड की दृष्टि से देखें तो पार्कुलेट मैटर्स हैं। अब ये सारी ब्रह्मांड में घूम रहे तमाम जितने ग्रह, उल्का पिंड सब हैं, इनकी जो छोटी छोटी चूर्ण हैं, अंश हैं, वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में बिखरते बिखरते धूल के कण के रूप में विद्यमान हो जाते हैं। और किसी भी ग्रह पर ये पार्कुलेट मैटर्स देखे जा सकते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल में है तो ये पार्कुलेट मैटर्स वायुमंडल में उड़ रहे होते हैं। अब ये पार्कुलेट मैटर्स पत्थर के टुकड़े भी हैं, छोटे छोटे। उसके साथ साथ किसी धातु के भी छोटे ठोस अंश हो सकते हैं। सामान्य रूप से प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व हैं, भार तत्व हैं। इसके साथ मनुष्य का साधारण रूप से आत्मसात चलता रहता है, समायोजन बना हुआ है। मनुष्य नहीं, सभी जीवों के लिए हमारा शरीर इस प्रकार से इनका सामना करने के लिए प्रिपेयर्ड है। लेकिन ये एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट का रूप कब धारण कर लेता है, प्रदूषक का रूप कब धारण कर लेता है? जब इसमें कुछ हानिकारक मेटल्स या एलिमेंट्स मिश्रित हो जाते हैं। अब वायु में ये हानिकारक मेटल्स, एलिमेंट्स प्राकृतिक रूप से भी आ सकता है। जैसे पृथ्वी के गर्भ में असंख्य मेटल्स, एलिमेंट्स मौजूद हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस जैसे ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से लावा का उद्भेदन होता है, यानी लावा पृथ्वी के अंदर से निकलता है और प्रकृति के गर्भ में समाहित विभिन्न मेटल्स छोटे छोटे अंश के रूप में धुआं का गुबार लेकर पृथ्वी के बाहर प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से एटमॉस्फेयर में काफी बड़े पैमाने पे पार्कुलेट मैटर्स के हैवी एलिमेंट्स आ सकते हैं और होता रहता है। साधारण रूप से ये प्रक्रियाएं प्रकृति में चलती रहती हैं। लेकिन इनकी मात्रा बहुत न्यून है, जिससे कि इतनी बड़े वायुमंडल को ये एडवर्स इफेक्ट नहीं डाल पाते और मानव के लिए सामान्य रूप से घटनाएं हैं और मानव ही नहीं, तमाम जन जीवन व्यवस्थित रहता है। आसपास का जीवन अगर थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ भी तो कुछ समय के बाद साधारण रूप से प्रकृति मैनेज करती रहती है। ये मैनेजमेंट प्रकृति के माध्यम से होता रहता है। लेकिन
मानव की गतिविधि यानी एक्टिविटीज और बढ़ते विकास के उपक्रम में ये पार्कुलेट मैटर्स धीरे धीरे पूरे एटमॉस्फेयर में इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स और ठोस पदार्थ मेटल्स मिश्रित होते जा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव डालता है, जिनमें लेड, क्रोमियम, कैडमियम, निकल, आयरन आदि महत्वपूर्ण है। अब साधारण रूप से एटमॉस्फेयर में लेड भी मौजूद है, क्रोमियम भी मौजूद है, कैडमियम भी है, निकल भी है, आयरन भी है और पार्कुलेट मैटर्स के रूप में ये छोटे छोटे अंश इनके भार तत्व पाए जाते हैं। लेकिन इनकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ने की वजह से, यानी ये एलिमेंट्स, ये ठोस तत्वों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने की वजह से, इन मेटल्स की मात्रा वायु में बढ़ने की वजह से ये हमारे स्वास्थ्य को एडवर्स यानी नेगेटिव इफेक्ट प्रभावित कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो इन्हें हम हैवी एलिमेंट्स पॉल्यूटेंट्स यानी भार तत्व प्रदूषक के रूप में चिन्हित करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के रूप में हम लेड को लें। लेड एटमॉस्फेयर में मौजूद है, प्रकृति के गर्भ में समाहित है और पृथ्वी पर थोड़ा बहुत हर जगह पाया जाता है। लेकिन लेड का प्रयोग किया गया लगभग 80s या उससे पूर्व के दशकों में एक खोज हुई। प्रारंभ में एक खोज हुई कि लेड को अगर पेट्रोलियम पदार्थों में मिला दिया जाए तो वाहनों की एवरेज क्षमता बढ़ जाएगी। तो मानव के लिए तो पेट्रोलियम पदार्थ एक मैजिकल तत्व थे, मैजिकल कंपाउंड, मैजिकल एलिमेंट थे, जिसने मानव की गति को बढ़ा दिया। एक व्यक्ति 1 लीटर पेट्रोल खरीदता था, गाड़ी में डालता था और साधारण रूप से 1 लीटर के एवरेज के रूप में वो 25 से 30 किलोमीटर गाड़ी को चला लेता था। ये 1 लीटर जो कि उस अगर हमें 30 के दशक में चले जाए तो 10 रुपए के लीटर के रूप में था। तो 10 रुपए के पेट्रोल डला के 30 किलोमीटर सफर कर लिया आपने। और आज भी अगर आप देखें तो मान लीजिए 70 रुपए के लीटर पेट्रोल आपने डलवाया तो भी 30 किलोमीटर आपने सफर कर लिया। 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर एवरेज के। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि एवरेज अगर और बढ़ जाए तो 1 लीटर पेट्रोल डालने पर अगर हम 30 किलोमीटर चलते हैं, अगर हम उसको 50 या 60 कर लें तो पेट्रोल की मात्रा धीरे धीरे घट रही है, उससे निजात पाया जा सकता है। पेट्रोल का मूल्य भी बढ़ रहा है, उससे भी निजात पाया जा सकता है। तो मनुष्य ने अपने विकास की उस दौड़ में एक नया तत्व खोजा और वो था पेट्रोलियम पदार्थों में लेड का प्रयोग कर लेना। यानी लेड का प्रयोग वाहनों के ईंधनों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाना। ये एक अविश्वसनीय खोज थी और इसलिए इसकी छूट दे दी गई। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि लेडेड ऑयल वाहन की कार्यक्षमता को बढ़ा देगा, उसकी फ्यूल की जो वर्किंग एबिलिटी है बढ़ जाएगी। यानी अगर हमारा 1 लीटर पेट्रोल या डीजल पेट्रोलियम पदार्थ हमें 30 से 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर सफर करा देता है, तो अगर लेड जोड़ देंगे तो वो 70, 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर और अगर देखें तो 100 किलोमीटर तक उतने ही पेट्रोल में हम भाग लेंगे, आगे निकल जाएंगे। तो इससे तो डबल बेनिफिट था, एक इकोनॉमिकली बेनिफिट था ही और दूसरा था पेट्रोलियम पदार्थ जो धीरे धीरे घट जाएंगे, 100 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। तो लेड के मिलाने से इनकी मात्रा, इनका कंजम्पशन आधा हो जाएगा और इसके दृष्टिकोण से ये 200, 250, 300 वर्षों तक हमें हमारे साथ जुड़ा रहेगा और हमारे विकास में योग देता रहेगा। तो मानव ने, वैज्ञानिकों के इस परामर्श के साथ ही मानवों ने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया और लेडेड ऑयल बिकना शुरू हो गया। इसके ड्रॉबैक्स को नहीं देखा गया।
और इसे पेट्रोल में मिला दिया गया। अब जाहिर सी बात है, लेड एक हैवी धातु है, पेट्रोल में इसको कैसे मिलाया जा सकता है? तो जाहिर सी बात है, इसके सूक्ष्म अणु कण के रूप में माइक्रो पार्ट्स बना करके उसे पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा और फिर उसके बाद हमारी कार्बोरेटर यानी गाड़ी के अंदर जो इंजन है वो उसको अपना यूटिलाइज करेंगे और थोड़े से ही पेट्रोल में, थोड़े से ही डीजल में कार्बन की क्षमता एमिशन के साथ गाड़ी का जो कार्य क्षमता है वो बढ़ा देगा। इसका अंधाधुंध विकास होने लगा और इसका प्रयोग शुरू हो गया। लेकिन आगे कुछ समय के बाद लगभग 20 साल बीता तो ये देखा गया प्रमुख रूप से अर्बन क्षेत्रों में यानी शहरी क्षेत्रों में डॉक्टर्स के नर्सिंग होम और अस्पतालों में मरीजों की संख्या, ऐसे मरीजों की संख्या जिन्हें श्वसन प्रॉब्लम, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, फेफड़ों की प्रॉब्लम्स, लंग्स डिजीजेस, टीवी और कैंसर की मात्रा, कैंसर की प्रॉब्लम्स से काफी बड़े पैमाने पर लोग नजर आने लगे। तो ये एक वास्तविक समस्या उत्पन्न हुई मानव जगत के लिए। फिर इस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो ये पाया गया कि जो लेड है, जो क्रोमियम है, निकिल है, आयरन है, क्योंकि सिर्फ लेड ही जिम्मेदार नहीं था, इसके साथ साथ सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ ही नहीं, अन्य तत्व भी, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज लगी हैं, बड़े बड़े कल कारखाने लगे हैं, उनके अंतर्गत कैडमियम, क्रोमियम, निकेल, आयरन का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। अब उसकी जो अश्व हैं, जो वेस्टेजेस हैं, उसे समुद्र में बहा दिया जा रहा है, नदियों में बहा दिया जा रहा है और ये नदियों में जा करके नदी के जीवों को प्रभावित कर रहा है। मछलियां, छोटे झींगा जानवरों ने इनका सेवन करना शुरू किया, उनको मनुष्य ने सेवन करना शुरू किया, मनुष्य के अंतर्गत ये पहुंचने लगे। नेगेटिव और एडवर्स इफेक्ट दिखने लगा, जीवन को काफी दुष्प्रभावित करने लगा। ये देखा गया कि ये एक विलन का रोल अदा कर रहा है। तो तत्काल फिर लेड पर बैन लगाया गया और क्रोमियम, कैडमियम, निकल, आयरन से जुड़े हुए जो फैक्ट्रीज थी उन पर भी कसीदा कसने की आवश्यकता महसूस की गई। शहरी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से इसका स्तर ये देखा गया कि जो वायुमंडल है, क्योंकि वाहनों से निकलने वाला लेडेड पेट्रोल ने कार्बन एमिशन के साथ साथ लेड को भी एमिट किया और ये लेड एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे कण के रूप में विद्यमान है। कल कारखानों से निकलने वाले धुएं में आयरन, निकल, कैडमियम, क्रोमियम के छोटे छोटे कण एटमॉस्फेयर में विलीन होने लगे। पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर में हमारे लेड, क्रोमियम, कैडमियम, निकल, आयरन जैसे छोटे छोटे ये भार तत्व प्रदूषक बनकर हमें श्वसन प्रक्रिया में प्रभावित करने लगे। लंबे समय के बाद ये देखा गया कि जो मनुष्य की धमनियां हैं, फेफड़ों की जो विंड पाइप है, फेफड़ों में बड़ी मात्रा में लेड सीसा जाके धस गया है, निकल, आयरन धस गए, क्योंकि रेस्पिरेशन में हमने इन लंग्स, अपने लंग्स में निकल, आयरन, कैडमियम, लेड को रेस्पिरेट किया और ये हमारे फेफड़ों में, धमनियों में जाकर उन्हें चीरते हुए चमने लगा। देखते देखते धीरे धीरे कंजेशन हो गया और खांसी, फिर टीबी, भयंकर कैंसर के रोग इत्यादि से लोग ग्रसित होने लगे।
श्वसन की प्रॉब्लम, एस्थमा की प्रॉब्लम, बड़ी लेवल पे प्रॉब्लम जन्मने लगी और प्रमुख रूप से शहरी क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला और मौत होने लगा। इस प्रकार से ये देखा गया कि ये जो भार तत्व हैं ये वास्तविक रूप से प्रदूषक का कार्य कर रहे हैं और मानव ने अपने विकास को तो जरूर गति दे दी, लेकिन मानव प्रजाति के लिए ये खतरनाक साबित है, मनुष्य के लिए ये घातक साबित